हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विजडम। तो आज का हमारा टॉपिक है सेमेस्टर 1 की यूनिट 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आज ये आपका वन शॉट लेक्चर है यूनिट 2 का। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है डेटा को ऑर्गेनाइज करने की। किस फॉर्म में? ग्रुप्स या कैटेगरीज में, जिससे कि हम उस डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसका क्या कर पाएँ? एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, इट हेल्प्स इन समराइजिंग लार्ज डेटा सेट्स। क्लासिफिकेशन की क्या हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बड़े से बड़े डेटा को समराइज कर सकते हैं। किस तरीके से? उसको ग्रुपिंग कर कर। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ज्योग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज से। क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है? जब हम डेटा क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज के बेसिस पर करते हैं, उसे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है, जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज पर करते हैं, उसे हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब लोकेशन के बेसिस पे क्या डेटा का क्लासिफिकेशन होता है, उसे हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है? क्रोनोलॉजिकल मीन्स टाइम के बेसिस पे होने वाला क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइम के बेसिस पे जिस डेटा क्लासिफिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है डेटा को अरेंज करने की। किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करने की। इट मीन्स टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका पर्पस क्या है? डेटा, बड़े से बड़े डेटा को समराइज करने में हेल्प करना है एंड मेकिंग देम इजी टू रीड एंड एनालाइज। ठीक है, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दोनों का एक ही पर्पस है, बड़े बड़े डेटा सेट्स को एनालिसिस करने में हेल्प करना या उसकी समरी करने में हेल्प करना, जिससे कि क्या हो? बड़े बड़े डेटा सेट्स को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट यह है कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। इसमें फर्स्ट है टाइटल। टाइटल क्या होता है? ये जो हमने टेबल है वो किस पर बनाई है, उसके कंटेंट के बारे में बताता है और उस टेबल के स्कोप के बारे में बताता है। टाइटल हम ऑलवेज कहाँ लिखेंगे? टेबल के ऊपर। और किस में होगा? वो कैपिटल लेटर्स में होगा हमेशा टेबल का टाइटल। नेक्स्ट है रोज, रिप्रेजेंट कैटेगरीज और आइटम्स। रोज में हम कैटेगरी और आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम्स में क्या करते हैं? वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम्स क्या होती हैं? किसी भी टेबल की वर्टिकल अरेंजमेंट्स को हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्टिकल अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी क्या है? टेबल की कंटेन्स द एक्चुअल डेटा एंट्रीज। जिसमें हम एक्चुअल डेटा एंट्रीज लिखते हैं वो क्या होती है? बॉडी होती है किसी भी टेबल की। हेडिंग्स क्या होती हैं? रोज और कॉलम्स के टाइटल्स को ही हम हेडिंग्स कहते हैं। फुटनोट क्या होता है? फुटनोट हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है डेटा के बारे में। मीन्स जो हमने टेबल में जो डेटा लिखा उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताएगा? फुटनोट बताएगा। जैसे कि अगर हमने टेबल में कोई नोटेशन यूज किया है तो उसको हम एडिशनली इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में देंगे? फुटनोट की फॉर्म में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा। अब जो ग्रुप डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? एक डायग्रामेटिक तरीके से, दूसरे ग्राफिकल। मीन्स जैसा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप क्या है? बार चार्ट्स। बार चार्ट्स में हम क्या करते हैं? बार्स का यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ पे हम किसकी क्या लिखते हैं? एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है बार चार्ट। ये किस टाइप का है? ये वर्टिकल बार चार्ट है। ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है? ये एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें हम किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं? सर्कुलर चार्ट को स्लाइसेस की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, वेयर ईच स्लाइस रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल। ठीक है, जहाँ पे हमें हर एक स्लाइस क्या बताता है? प्रोपोर्शन बताता है। लाइन ग्राफ को क्या करते हैं? लाइन ग्राफ में हम लाइंस का यूज करते हैं। ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। ठीक है, ये काफी सिंपल है ग्राफ्स, आप इनके डायग्राम देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है जो हमें क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल दैट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल के जो आउटकम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को टेबल की फॉर्म में शो करना क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द काउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसमें हर एक टेबल में क्या होता है, ये फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से हम इसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप है या इंटरवल है, उसकी फ्रिक्वेंसी को जो टेबल शो करेगी उसको हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज और क्लास मिड पॉइंट। क्लास इंटरवल के किसे कहते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज दैट डेटा इज डिवाइडेड इनटू, डेटा हमारा किन वैल्यूज की रेंज में डिवाइडेड है उसे क्लास इंटरवल कहते हैं। फ्रिक्वेंसी ये होती है द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन ईच क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में कितने डेटा पॉइंट्स से हमें क्या बताती है, फ्रिक्वेंसी बताती है। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, द एक्चुअल लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की जो लिमिट्स होती हैं उनको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। क्लास मिड पॉइंट क्या होता है, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। क्लास मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो यहाँ पे ये 10 और 20 क्या होंगी, क्लास बाउंड्रीज होंगी। 10 क्या होगी हमारी लोअर लिमिट और 20 क्या होगी अपर लिमिट। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से इसका क्लास मिड पॉइंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Cumulative frequency distribution shows the cumulative total frequencies up to the upper boundary of each class interval। ठीक है, ये हमें हर एक क्लास इंटरवल की क्या बताती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज बताती है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगी, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और मोर देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी के लिए आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। किसका, कंटिन्यूस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। बार टच ईच अदर इंडिकेटिंग कंटिन्यूस इंटरवल्स। ये जो बार एक दूसरे को टच किए हुए हैं यही हमें क्या शो करते हैं, कंटिन्यूस इंटरवल शो करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अ लाइन graph that represent the frequency distribution. It is created by plotting the midpoint of each class interval and connecting them with straight lines। frequency polygon हमें क्या बताता है, frequency distribution को represent करता है frequency polygon। इसे कैसे बनाते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को प्लॉट कर कर इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप हिस्टोग्राम बना लीजिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया डायग्राम में। उसके बाद उस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इनके मिड पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या बन के आ जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन के आता है। नेक्स्ट है ओजाइफ। ओजाइफ क्या है, ग्राफ्स दैट रिप्रेजेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओजाइफ क्या बताते हैं हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताते हैं। मीन्स ऐसे ग्राफ्स जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें ओजाइफ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, कंटिन्यूस डेटा की। ओजाइफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनके भी दो टाइप हैं, लेस देन ओजाइफ और मोर देन ओजाइफ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं हमें, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। ये क्या है, कंटिन्यूस। अब हम इसमें लेस देन अगर देखें ना, यहाँ पे क्या लेंगे, हम अपर बाउंड्री लेंगे और लिखेंगे लेस देन 15। यहाँ पर भी लेस देन 20, यहाँ पर लेस देन 25 और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, लेस देन 30। मीन्स अपर बाउंड्री को लिखेंगे, उसके बाद उसके पीछे क्या लगा देंगे, लेस देन। नेक्स्ट अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है हमें, ये गिवन है ऑलरेडी, 20, 32, 18 और 30। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मीन्स लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उसमें नीचे वाली को ऐड कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, 52। 20 प्लस 32 क्या हो गया, 52। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। और जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। ठीक है,
मीन्स 20 और 32 को ऐड किया तो क्या आ गया 52, 52 और 18 को ऐड किया तो क्या आया 70, 70 और 30 को ऐड किया तो क्या आया 100। इस तरीके से इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। ये कौन किस टाइप की है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली। ठीक है, इसका हम ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी लिमिट्स को लिख देते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, और लेस देन हो जाए बनाने के लिए हम अपर बाउंड्रीज को लेते हैं और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देते हैं, मीन्स 15, और यहाँ पे हमने 20 के लिए प्लॉट कर दिया, और जैसे जैसे इसके पॉइंट्स बनते जाते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, लेस देन हो जाए मिल जाता है। ठीक है, ये क्या है, लेस देन हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं मोर देन हो जाए के लिए कैसे करते हैं, या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं। इसका एग्जांपल है एज ग्रुप, मीन्स ये क्लास इंटरवल्स है हमारे पास, क्या है 10 to 30, 15 to 30, 20 to 30 और 25 to 30, ये जनरली क्लास इंटरवल लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लोअर बाउंड्री को लेते हैं, जैसे मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 और मोर देन 25, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। और यहाँ पे क्या इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, नीचे से ये एज इट इज लिख दिया हमने 30, उसके बाद हम 30 में 18 ऐड करेंगे, क्या आएगा 48, 48 में 32 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 80, 80 में 20 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 100। तो ये क्या हो गई, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई ये सारी हमारे पास। ठीक है, मोर देन को किस तरीके से निकालते हैं ये आ गया समझ। आई थिंक यहाँ पे कोई गलती है, ये इस तरीके से नहीं है, क्लास इंटरवल ये है 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 और 25 to 30। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया एज इट इज जैसे ही है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, लिमिट्स को लिख देंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जिसे हम प्लॉट करने वाले हैं। मोर देन 10 के लिए क्या लेंगे, लोअर बाउंड्री, और उसके सामने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देंगे, जैसे कि 10 के लिए क्या आती है 100, 15 के लिए क्या है 80, 20 के लिए 48 और 25 के लिए 30, इससे कि हमें क्या मिल जाएगा, मोर देन हो जाए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज अ मेथड फॉर डिस्प्लेइंग क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेम एंड लीफ प्लॉट का भी यूज करते हैं, किस फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ईच नंबर डिवाइड इनटू स्टेम एंड लीफ, हर एक नंबर को स्टेम और लीफ की फॉर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 23, 25, 26, 32 और 35। तो हमने क्या किया, इसकी लीडिंग डिजिट को मीन्स स्टेम को हमने इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हमने बार बनाया, उसके बाद इनकी जो लास्ट डिजिट थी उसको एज अ लीफ लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट को हम क्या कहते हैं, विस्कर एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल टेंडेंसी, जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बताता है हमें, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी बताता है। इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, मिनिमम का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा की, फर्स्ट क्वार्टाइल, ये हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। मीडियन भी क्या है, मिडल वैल्यू डेटा की, जिसे हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से। थर्ड क्वार्टाइल भी फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। मैक्सिमम क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी डेटा की। विस्कर्स क्या होंगी, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम Q1 टू मिनिमम एंड फ्रॉम Q2 टू दी मैक्सिमम, जैसे कि ये Q1 टू दी मिनिमम, ये क्या हो गया एक विस्कर, और ये भी Q3 टू दी मैक्सिमम, ये भी क्या हो गया विस्कर हो गया। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टर रेंज, ये निकलेगी Q3 माइनस Q1 से। आउटलायर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स आउटसाइड द विस्कर, जो विस्कर के आउटसाइड जितने पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं, मतलब इस साइड के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, आउटलायर्स होंगे। इसका डेटा है, ठीक है, जैसे हमारा डेटा है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम यहाँ लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू को इस साइड लिखेंगे। Q1 जो हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे उसे इस साइड लिखेंगे, Q3 यहाँ पर, और मीडियन मीन्स Q2 यहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास कोई डेटा है उसको हमने लाइन की फॉर्म में लिखा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लिखी, यहाँ पर मैक्सिमम,
इसके बाद Q1 इस साइड पर प्लॉट करनी है, Q3 यहाँ पर और मीडियन बीच में। इसकी हेल्प से हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉक्स एंड जिसका प्लॉट। सो आप इसको नोट्स लेना चाहते हैं तो इसकी नोट्स वाली वीडियो पे जाकर नोट्स ले सकते हैं। सो दैट्स इट इन द वीडियो। थैंक यू।